3 जुलाई 2026 की रात एक फिल्म चुपचाप रिलीज होती है। 1995 पंजाब। अगले ही दिन उस फिल्म का हीरो इंस्टाग्राम पर लाइव आता है। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਆ मूवी। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ मंडे शायद डिलीट होगी जो। उस वक्त लोग हंसते हैं, इसे मजाक समझते हैं, लेकिन सोमवार आने से पहले रविवार की शाम को फिल्म हिंदुस्तान से गायब कर दी जाती है। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर लिखा कि वो फिल्म देख ही रहे थे कि चलते चलते स्क्रीन काली हो गई। आप सोचकर देखिए, कहानी सुनते सुनते मानो किसी ने आपसे बीच में किताब छीन ली। उस हीरो की बात सच निकली, लेकिन अब आप ठहर कर सोचिए कि एक एक्टर को कैसे पहले से पता था कि उसकी फिल्म को हटा दिया जाएगा। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 31 साल पीछे चलना पड़ेगा, एक ऐसी सुबह में जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। 6 सितंबर साल 1995। अमृतसर का कबीर पार्क इलाका। एक आदमी अपने घर के बाहर खड़ा अपनी गाड़ी को धो रहा था। बड़ा आम सा दिन था, धूप निकली हुई थी, गली में बच्चे खेल रहे थे। तभी कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं, कुछ लोग उतरते हैं और वो आदमी दिन दहाड़े अपने ही घर के सामने से हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है। 31 साल हो गए, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। और उस आदमी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हजारों गुमशुदा लोगों का हिसाब मांगा था। वो फिल्म जो 48 घंटे में हटा दी गई, वो इस आदमी की कहानी थी। नाम सतलुज। OTT प्लेटफॉर्म ZEE5। बिना किसी प्रचार के लोगों ने इस फिल्म को देखा, सन्न रह गए। लोग सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, जिससे और लोग इस फिल्म को देख रहे थे। सोशल मीडिया पर लिखा गया कि हाल के सालों की सबसे ताकतवर हिंदी फिल्म है। ZEE5 की भी तारीफ हो रही थी कि बहादुरी दिखाई है इस फिल्म को रिलीज करके। दिलजीत दोसांझ के करियर की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस का जिक्र हो रहा था। लोग शेयर कर रहे थे कि इस फिल्म को देखने के बाद संभलने में कई दिन लग जाएंगे। लेकिन फिर 5 जुलाई की शाम ZEE5 का बयान आया कि सतलुज नेक्स्ट इंफॉर्मेशन तक हिंदुस्तान में नहीं दिखेगी। और इसकी वजह सिर्फ 2 शब्द, मौजूदा हालात। अब सवाल है कि कौन से हालात, किसका दबाव? ZEE5 ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। और कमाल देखिए, अभी भी यह फिल्म विदेशों में ZEE5 ग्लोबल पर आराम से चल रही है। यानी इस फिल्म को पूरी दुनिया देख सकती है, बस वो मुल्क नहीं देख सकता जिसकी ये कहानी है। और कहानी कैसे? 25,000 लोगों के गायब होने की। 25,000 लोग गायब, फिर उनका हिसाब मांगने वाला एक आदमी गायब। और अब 31 साल बाद जब उस आदमी कहानी फिल्म के जरिए आती है, तो पहले उसे 4 साल लटकाया जाता है, 120 कट लगाने की बात होती है, और जैसे तैसे वो रिलीज होती है तो वो भी गायब। हैरानी है ना, पर सच है। ये कहानी है 3 गुमशुदगियों की, और तीनों की वजह एक ही है, सच। सच कि वो 25,000 कौन लोग थे, कहां चले गए, क्यों मारा गया उन्हें? क्या ये जलियांवाला बाग जैसा कांड था? लेकिन जलियांवाला बाग में तो मारने वाले अंग्रेज थे, इन्हें मारने वाला कौन था? और आज इन सारे सवालों के हम आपको जवाब देंगे। हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी बताएंगे। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है वो इस फिल्म से पूरी तरह वाकिफ हो सकते हैं। इस फिल्म के हर एक सीन के बारे में हम आपको बताएंगे। हम आपको यह बताएंगे कि 31 सालों में हिंदुस्तान कितना बदला। आज का किस्सा दरअसल 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा जो हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो है यह फिल्म 4 साल तक कहां कैद रही। दिलजीत को पहले से सब कैसे पता था। फिर सुनेंगे कि देश 2 हिस्सों में बंटकर क्या कह रहा है। और उसके बाद, क्योंकि फिल्म हटा दी गई है, हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी सुनाएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आप फैसला कर सकें कि इस फिल्म से डर आखिर किसे लगा, क्यों लगा। और हां, हो सके तो ये वीडियो भी सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो भी अगले 24-48 घंटों में हट जाता है तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को सेव कीजिएगा, क्योंकि फिल्म बैन हो गई है, लेकिन पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं सवालों के साथ। हम चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो और ये सी कहानियां जो हम इंडिपेंडेंट होकर पूरी ईमानदारी के साथ बनाते हैं, ताकि सच न दब पाए, वो सच आप तक पहुंचता रहे। आपके लिए जानना जरूरी है कि इस फिल्म का नाम सतलुज क्यों रखा गया, और सतलुज की ही कहानी अपने आप में आपकी रूह कपा देगी। तो व्हाट्सएप पर शुभांकर सर्च कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को जितने जानने वाले चाहने वाले हैं उनसे शेयर कीजिएगा। अब आपके सवालों के जवाब शुरू करते हैं। कहानी से पहले आपको बताते हैं कि यह फिल्म जो है, जिसका नाम पंजाब 95 था, वो 4 साल तक कैद क्यों रही। सतलुज फिल्म की किस्मत में शायद वही लिखा था जो इसके हीरो की किस्मत में था, लड़ाई। साल 2022 में डायरेक्टर हनी त्रिहान ने यह फिल्म पूरी की। वही हनी त्रिहान जिन्होंने रात अकेली जैसी फिल्म बनाई। इस फिल्म में पैसा लगाया था रॉनी स्क्रूवाला की RSVP और मैक गफिन पिक्चर्स ने। इस फिल्म का सबसे पहला नाम रखा गया था घल्लू घारा, मतलब होता है कत्लेआम। सिखों के इतिहास में यह शब्द 3 बड़े कत्लेआमों के लिए बोला जाता है। पहला 1746, दूसरा 1762 और तीसरा 1984। यानी नाम से ही साफ था कि फिल्म जो है वो किस जख्म पर हाथ रखने जा रही है। साल 2022 में यह फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची और यहीं से इस फिल्म की कैद शुरू हो गई। 6 महीने बाद बोर्ड ने कहा कि 21 कट लगाओ और फिल्म का नाम बदल दो। फिल्म वालों ने तब नाम बदला और इसका नया नाम पड़ा पंजाब 95। पर कट्स के खिलाफ वो बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। इसी बीच फिल्म को टोरंटो के मशहूर फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाने का न्योता मिला और स्क्रीनिंग से ठीक 1 दिन पहले फिल्म वहां से खींच ली गई। खबरों में राजनीतिक दबाव की बात कही गई। सही वजह आज तक किसी ने बताई नहीं। और फिर तो कट्स की बाढ़ आ गई। पहले जो 21 कट लगे थे वो 120 के पार हो गए। कुछ खबरें तो 127 कट्स तक कहती है। और मांगे भी क्या क्या, जरा सुनिए। कहा गया कि हीरो का नाम बदल दो, पंजाब पुलिस का नाम हटा दो, यहां तक कि तिरंगे वाले सीन जो हैं वो भी हटा दो। यानी इस कहानी से इस कहानी को निकाल दो और फिर दिखा दो। हनी त्रिहान ने बताया कि हम एक लिस्ट की आपत्तियों को निपटाते तो अगली लिस्ट आती। उन्होंने कहा कि एक वक्त तो उन्होंने कह दिया कि मैं फिल्म से अपना नाम हटा लूंगा पर कट नहीं लगाऊंगा। दिलजीत भी अड़ गए, कहा फिल्म या तो पूरी आएगी या नहीं आएगी। 2025 की शुरुआत में थिएटर रिलीज का ऐलान हुआ, तारीख आई, तारीख गई, फिल्म नहीं आई। लेकिन लोग मान बैठे कि यह फिल्म शायद कभी नहीं आएगी। और फिर 3 जुलाई 2026 को चुपके से रास्ता निकला OTT का। फिल्म ZEE5 पर आई, पूरी की पूरी, एक भी सीन बिना काटे। कीमत जो थी वो बस नाम की चुकानी पड़ी। एक फिल्म 3 नाम, पहले घल्लू घारा, फिर पंजाब 95 और फिर जो रिलीज हुई उसका नाम था सतलुज। और यहां वो बात जो इस पूरी बहस का सबसे बड़ा जवाब है। खुद जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी बीबी परमजीत कौर खालड़ा ने रिलीज के दिन बयान दिया। यह कहा कि बरसों की रुकावटों के बाद फिल्म का आना उनके लिए सुकून की बात है। और खालड़ा परिवार ने साफ किया कि OTT पर आया यही वर्जन परिवार की मंजूरी वाला वर्जन है। परमजीत कौर ने खुद देखकर पक्का किया कि यह वही फिल्म है जो उन्हें पहले दिखाई गई थी, सिर्फ नाम बदला है, एक भी सीन नहीं। यानी जिस औरत के पति की कहानी को इस कहानी में दिखाया गया, जिस औरत के पति को एक सच बताने के लिए गायब कर दिया गया, उसकी पत्नी ने कहा कि हां यही सच है। और सवाल की इससे बड़ी गवाही क्या होगी। अब शुरुआत वो पहली जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था कि दिलजीत दोसांझ को कैसे पता था कि यह फिल्म OTT पर आते हटा दी जाएगी। इसका जवाब है कि दिलजीत ने सिर्फ किरदार नहीं जिया था, इस फिल्म की किस्मत भी जी थी। दिलजीत दोसांझ जानते थे कि वो फिल्म जिसके नाम को 3 बार बदला गया, जिसे 4 साल में हर लिस्ट, हर कट, हर टलती तारीख देखी थी, वो जानते थे कि शायद रिलीज के 4 दिन भी फिल्म नहीं चल पाएगी। इसीलिए हंसते हंसते उन्होंने ये कह दिया था कि डाउनलोड कर लो, कब पता गायब हो जाए। और फिल्म हटने के बाद उनका जो जवाब आया वो भी वैसा ही था।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹਟਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ डाउनलोड, कोई डी गल नहीं, ਹੁਣ नहीं जाती, एक बारी चीज आ गई वो नहीं जाती होंगी। अब आप खुद सोचिए कि जिस फिल्म को परिवार ने सच माना, सेंसर की हर लिस्ट उसके आगे हारी, उसे 2 दिन भी क्यों नहीं दिए गए। हालांकि सतलुज फिल्म, जिसका नाम पहले पंजाब 95 था, उसको लेकर देश 2 हिस्सों में बटा है। फिल्म हटते ही देश 2 खेमों में बटा है। दोनों की बातें ध्यान सुनिएगा, क्योंकि असली बहस यही है। एक तरफ वो लोग हैं जो गुस्से में हैं, जो पूछ रहे हैं कि आखिर किस बात का डर सरकार को है। एक फिल्म में ऐसा क्या है जो 2 दिन में हटा दिया गया, जिसे लोग विदेशों में देख सकते हैं, वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं देख सकते। किसके कहने पर यह हटाया गया, क्यों कानूनी दिक्कत लाई गई, क्या इसमें कोई ऐसा सच था जो नहीं पहुंचना चाहिए था। लोग तो यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस वक्त की यह घटना है, उस वक्त तो देश में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। आज देश में बीजेपी की सरकार है, फिर बीजेपी की सरकार को कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए कांड से इतना डर क्यों। दूसरी दलील थोड़ी तीखी है। वो कहते हैं कि जब कश्मीर फाइल्स चल सकती है, केरला स्टोरी चल सकती है, उन्हें टैक्स फ्री का तोहफा मिल सकता है, तो पंजाब के दर्द पर बनी अदालती कागजों पर टिकी फिल्म 2 दिन क्यों नहीं टिक पाई। इल्जाम सीधा है कि क्या देश में फिल्मों के लिए 2 तराजू है, एक को मंच दूसरे को ताला। कांग्रेस वाला सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस राज का यह पंजाब था, तो आज बीजेपी को क्या समस्या है। फिल्म हटाने की वजह तक नहीं बताई गई है। और सबसे दिल छू लेने वाली बात, कईयों ने कहा कि यह फिल्म का हटना सिर्फ फिल्म का हटना नहीं है, यह यादों पर हमला है। जो आदमी 1995 में गायब किया गया, उसकी कहानी 2026 में गायब कर दी गई। हालांकि सोशल मीडिया पर एक खेमा है जो इस फिल्म का विरोध भी कर रहा था। उसने कहा कि दोनों पक्ष चुने बिना कोई फैसला नहीं करना चाहिए। एक पक्ष जो कह रहा है कि फिल्म पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या को जिस अंदाज में दिखाती है वो गलत है। उसका कहना है कि फिल्म पर हत्या को कुछ ऐसे पेश किया गया मानो वो जुल्म का जवाब हो, कि जो मुख्यमंत्री को मारा गया उसे जस्टिफाई दिखाने की कोशिश की गई, जबकि वह हत्या खालिस्तानियों की साजिश थी। ऐसा सोशल मीडिया पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि अदालत में साबित हो चुकी है, लेकिन फिल्म में हत्यारों का खालिस्तान कनेक्शन नहीं दिखाया गया। सतलुज फिल्म पंजाब 95 का विरोध करने वाले ये भी कह रहे हैं कि यह फिल्म पुलिस का हौसला तोड़ती है। वो कहते हैं कि याद कीजिए, पंजाब उस दौर में जल रहा था, बसों से उतारकर लाइन में खड़े कर कर मुसाफिरों को मारा जा रहा था। खास तौर पर पंजाब में उस वक्त जो हिंदू थे उनको टारगेट किया गया था। ट्रेनों में कत्लेआम हो रहे थे, बाजार में बम फट रहे थे, रातों रात परिवार उजड़ रहे थे। खालिस्तानी हिंसा में बहुत सारे पंजाबी हिंदू, सिख और जाट मारे गए थे। और इस फिल्म का विरोध करने वाले कहते हैं कि पुलिस को जिस नेगेटिविटी से ये फिल्म में दिखाया गया है, क्या वो ये भूल जाते हैं कि दूसरे तरफ भी माएँ थीं जो राह देखती रह गईं, वहां भी बच्चे थे जिन्होंने बाप खोए। दर्द वर्दी देखकर नहीं आता, मजहब पूछकर नहीं आता। वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई सतलुज नहीं बनाई गई। और खास तौर पर सतलुज फिल्म का विरोध करने वाले उस दौर में पंजाब पुलिस के सुपर कॉप केपीएस गिल को लेकर कहते हैं कि जिस आदमी ने पंजाब से टेररिज्म को हटाया, उसको यहां बहुत नेगेटिव में दिखाया गया। उसे दिखाया गया कि वो एक मास मर्डरर था। हालांकि गिल कौन थे, उनका पूरा हिसाब क्या है, वो आगे किरदारों वाली कहानी में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस पक्ष की बात इतनी है कि इस फिल्म में ज्यादातर पुलिस की जातियां दिखाई गई हैं, आतंकवाद का कहर नहीं दिखाया गया, आधा सच दिखाया गया। और दूसरा वर्जन कहता है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये इसकी मूल कहानी है। एक खेमा इसे दबाया गया सच कह रहा है, दूसरा खेमा इसे अधूरा सच कह रहा है, और दोनों के पास अपने अपने जख्म हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं। लेकिन आप थोड़ा रुकिए, क्योंकि यहां एक दिक्कत है। यह पूरी बहस उस फिल्म पर हो रही है जो भारत में अब कोई देख नहीं सकता। अब सवाल है कि जब कोई देख ही नहीं सकता तो आप फैसला कैसे करेंगे कि किसकी बात सही है, किसकी गलत है। क्योंकि किसी चीज पर फैसला करने के लिए कम से कम कहानी तो जानना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म हटी है, कहानी नहीं हटी है।
कहानी हम आपको बताएंगे। पंजाब 95 जो दिलजीत दोसांझ की सतलुज फिल्म बनकर आई, 48 घंटों में बैन हो गई, उसको लेकर एक अजीब सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। इस फिल्म का नाम पंजाब 95 था, आप जानते हैं, और यह 95 साल 1995 से जोड़ा गया है। वो साल जिस साल हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर, सबसे प्यारी फिल्म आई थी, पंजाब की फिल्म आई थी, जिसमें हीरोइन जो है वो सरसों के लहलहाते खेत में दौड़कर हीरो के गले लगी थी। शाहरुख खान बाहें फैलाकर हीरोइन का इंतजार कर रहे थे, बजाते हुए टिंग 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 टिंग। पूरे देश ने उस पंजाब से बेइंतहा मोहब्बत की। हिंदुस्तान की सबसे चलने वाली फिल्मों में वो फिल्म रही। लेकिन दुर्भाग्य, कोइंसिडेंस, इत्तेफाक देखिए कि उसी साल पंजाब के उन्हीं खेतों के पीछे रातों को पुलिस की जीपें दौड़ रही थी। शमशानों के रजिस्टर लावारिस नामों से भरते जा रहे थे। एक ही पंजाब, एक ही साल 1995, लेकिन दो कहानियां। एक जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के माध्यम से आपको दिखाई गई, और दूसरी कहानी पंजाब 95 की जो छिपाई गई। ये सतलुज जो बैन की गई है, वही दूसरी कहानी है। और शायद इसलिए इस पूरी फिल्म में एक भी सरसों का खेत नहीं है। कोई हीरोइन नहीं है जो पीछे भाग रही है, कोई ऐसा रोमांस नहीं है, क्योंकि पंजाब उस वक्त खून से नहा रहा था, खून से। कई जगह से पंजाब को जख्म दिए गए थे। इसलिए आज आप आराम से बैठिए, एक गिलास पानी पीजिए, क्योंकि अब हम आपको उसी पंजाब में ले जाने वाले हैं और यह सफर आसान नहीं रहने वाला। अब बात करते हैं इस फिल्म की, क्योंकि इस फिल्म का पहला सीन ही इतना खतरनाक है कि आपके दिल में डर पैदा हो जाएगा। यह सीन है एक अंधेरी रात का। पंजाब की सुनसान सड़कें दिखती हैं, दूर दूर तक फैले खेत दिखते हैं जिनमें कोई रोशनी नहीं है, और उस अंधेरे को चीरती हुई एक पुलिस की जीप दौड़ रही है। इस जीप के अंदर पुलिस वाले बैठे होते हैं, गप लड़ा रहे होते हैं, घर की बातें, ड्यूटी किस्से, शादी ब्याह का जिक्र, हंसी ठिठोली। बिल्कुल वैसा माहौल होता है इस फिल्म के पहले सीन में, जैसा किसी रात की गश्त पर सरकारी जीप में होता है। लेकिन फिर ये जीप जाकर रुकती है, पीछे से कुछ लोगों को उतारा आता है, बंधे हुए, सहमे हुए, कोई पूछताछ नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई आखिरी बात नहीं। एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है और फिर बिल्कुल पास से गोली मार दी जाती है। वही जीप, वही पुलिस वाले वहीं से छूटी हुई गपशप को बढ़ाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि इस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि एक पुलिस वाला कहता है कि सर, मेरी शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरी बीवी ने कहा है कि जब तक तुम इंस्पेक्टर नहीं बनोगे तब तक शादी नहीं होगी। और फिर बगल वाला पुलिस वाला दो और लोग गोली मारता है, ठाए ठाए। कहता लो, तुम्हारा कोटा पूरा हुआ और अब इतने एनकाउंटर के बाद तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे, शादी मुबारक। जनाब, कुड़ी की शर्त है, वो कहती है जब तक इंस्पेक्टर नहीं बन जाता तब तक ब्याह ही नहीं कराएगी। ले, बनाता तेरा इंस्पेक्टर। और इसके बाद गपशप, जैसे कोई काम निपटाया और घर चले गए। और इसीलिए इस फिल्म के इस पहले सीन की सबसे डरावनी बात वो गोली से ज्यादा वो गपशप लगती है। क्योंकि कभी अगर आप किसी को गुस्से में मारते हैं तो वो एक जुर्म कहलाता है, लेकिन बिना गुस्से के आदत में अगर किसी इंसान को मारा जाता है तो वो एक सिस्टम कहलाता है। और पहले ही सीन में डायरेक्टर आपको यह बता देता है कि आप उस दुनिया में आ चुके हैं जहां कत्ल ड्यूटी है, जहां रात की जीप जिंदा लोगों को लेकर निकलती है और सुबह शमशानों में लावारिस लाशें पहुंचती हैं। अब आपको यह दुनिया समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना यह कहानी अधूरी है। यह साल 1995 है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 11 साल हो चुके थे। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और 84 के सिख विरोधी दंगों के जख्म अभी भरे नहीं थे। पूरे 10 साल पंजाब ने खून में डूब कर देखा। आतंकवाद ने हजारों जानें ली, आतंकवाद से लड़ाई ने भी जानें ली। लेकिन यह वो दौर था जब हालात ठीक हो रहे थे, कम से कम अखबार की सुर्खियों में। लेकिन इसी सफाई अभियान की आड़ में वर्दी के भीतर के कुछ लोग एक और धंधा चला रहे थे। धंधे को समझिएगा,
हर मारे गए आतंकवादी पर इनाम था, तरक्की था, मेडल था। तो नुस्खा आसान था, बंदा उठाओ, आतंकवादी का ठप्पा लगाओ, एनकाउंटर दिखाओ और इनाम ले लो। बंदा सचमुच आतंकवादी है या नहीं, यह उस वक्त पूछने वाला कोई नहीं था। किसी से पुरानी दुश्मनी है, उठा लो। कोई नापसंद है, उठा लो। कोई जवान लड़का दिख रहा है, उठा लो। किसी की जमीन चाहिए, उठा लो। फिल्म का एक डायलॉग उस पूरे दौर को 2 लाइन में सिमटा देता है, जहां पर कहा जाता है कि सिख ही सिखों को मार रहे हैं और मलाई ताकतवर खा रहे हैं। और एक कड़वा सच जो किरदार बार बार दोहराते हैं कि इस मुल्क में हालात तब बदलते हैं जब दिल्ली में कुछ हिलता है। पंजाब में कुछ भी हो जाए, दिल्ली को फर्क नहीं पड़ता। और इसी पंजाब में रहता है हमारी कहानी का हीरो, जसवंत सिंह खालड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा, तरन तारण जिला। ये वो किरदार है जिसे दिलजीत दोसांझ ने निभाया, जो बैंक की नौकरी करता है। घर में पत्नी है पम्मी यानी परमजीत कौर, जिससे गीतिका विद्या ने निभाया है। 2 बच्चे और बूढ़े मां बाप। सुबह बैंक, शाम को घर। उसके बाद गुरु में आस्था, मोहल्ले में इज्जत। ना कोई नेता, ना कोई क्रांतिकारी। फिल्म जानबूझकर काफी वक्त इस इंसान को आम इंसान दिखाने की कोशिश करती है। जसवंत का परिवार के साथ हंसना, बच्चों से लाड, बीवी से नोकझोंक, ताकि आगे जब ये जिंदगी टूटे तो आपके अंदर भी कुछ टूटे। क्योंकि ये किरदार जसवंत का या दिलजीत का कोई सुपर हीरो नहीं है, ये आप है, ये आपका पड़ोसी है। ये हर वो आदमी है जो सोचता है कि मुझे क्या पता, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मुझे किसी से क्या दुश्मनी। और फिर एक दिन ये भरम टूट जाता है। जसवंत का एक करीबी कृपाल सिंह अचानक लापता होता है। वो घर से निकला था, लौटा नहीं। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई FIR नहीं, कोई खबर नहीं। बस आदमी था और अब नहीं है। और इसके बाद जसवंत देखता है कृपाल की बूढ़ी मां को, बीबी गुरपेश कौर, जो दर दर भटक रही है, थाने जा रही है, धुतकारा जा रहा है। अफसरों के दफ्तर जाती है तो बाहर बिठाई जाती है, पर वो रुकती नहीं। वो चीखती है, लड़ती है, हर दरवाजा पीटती है कि मेरा पुत्र कहां पर है, जिंदा है सामने लाओ, मर गया तो लाश दो, मैं कम से कम आखिरी अरदास तो कर लूं। और फिर फिल्म वो करती है जो आपकी सांस रोक देती है। वो मां, वो लड़ती हुई बूढ़ी मां खुद गायब हो जाती है। बड़ा खतरनाक सीन है, क्योंकि जिन्होंने फिल्म देखी हो जानते होंगे। ये बूढ़ी मां पुलिस की गाड़ी के सामने जाती है, रोती है, चीखती है, एक अफसर की वर्दी को पकड़ लेती है और कहती है मेरे बेटे से मिला दो। और अफसर कहता है कि मिलना है बेटे से, ऐ, इसे गाड़ी में रख, आज इसे मिला देते हैं। और इस मिलाने का मतलब होता है तुमको भी मार के तुम्हारे बेटे के पास भेज देते हैं। और यही होता है। वो जो शुरू में हमने एक शादी वाला सीन बताया था एक आदमी का, कि उसे इंस्पेक्टर बनना था, 2 लोग बचे थे, जो गोली मारी आती है उसमें की मां भी मारी आती है। यानी वो मां, वो लड़ती बूढ़ी मां खुद गायब हो जाती है जो बेटे को ढूंढ रही थी। क्योंकि उस दौर में सवाल पूछना सबसे बड़ा जुर्म था। पहले बेटा लापता, फिर मां लापता, फिर मोहल्ले में सन्नाटा, क्योंकि जानते सब थे पर पूछते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उठाने वालों का होता क्या है। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने जिस व्यक्ति का किरदार निभाया, जो जसवंत साहब थे, उनसे यह सन्नाटा बर्दाश्त नहीं होता। वो थाने जाते हैं पूछने के लिए, और यहीं पर वो डायलॉग आता है जो इस फिल्म की जान है। थानेदार तुरंत कृपाल को आतंकवादी कह देता है, कहता है सड़ी हुई फसल थी, काटना जरूरी था। और ये डायलॉग बहुत दिल पे छूने वाला होता है। सड़ी हुई फसल थी, काटना जरूरी था। और जसवंत बिना आवाज ऊंची के जवाब देता है, फसल में सड़न कहीं भी लगे, खेत तो किसान का अपना ही होता ना साहब, भटका हुआ भी तो हमारा ही बेटा है। खेत में कीड़ा लगे तो इलाज होता है, पूरे खेत को आग नहीं लगाई जाती। सड़न कहीं भी हो, खेत तो किसान का अपना होता है। और फिर वो बात जो कलेजे में उतरती है कि मां तो मां होती है, चाहे बागी की हो चाहे सिपाही की। मां तो मां होती है जी, चाहे किसी खाड़कू की हो या पुलिस वाले की। थानेदार के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ धमकी भरी नजर है कि ज्यादा उछल मत।
पर जसवंत के कान में इसी दौरान एक अजीब सी आवाज पड़ती है। शहर के शमशानों पर आजकल लावारिस लाशों की गिनती बढ़ती जा रही है। और फिर वो लावारिस लाशों को ढूंढना शुरू करता है। कितनी सारी लाशें क्यों, किसकी लाशें हैं, और अगर हैं तो शमशान लेकर आता कौन है। और यही एक सवाल इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि यही किरदार, यही इस कहानी की जान है। शमशान के रजिस्टर दिलजीत दोसांझ ने इसी को दिखाया है। जसवंत साहब 1995 में शमशान घाटों के चक्कर लगाने लगते हैं, जिस फिल्म में दिखाया गया। पहले चौकीदारों से दुआ सलाम, फिर धीरे धीरे भरोसा, फिर बातें। एक थका हुआ शमशान कर्मचारी धीरी आवाज में कहता है, लाशें ढेरों आ रही हैं। फिर रजिस्टर दिखाते हैं, पुराने धूल खाए रजिस्टर जिनके पन्नों पर तारीखें हैं और एक ही शब्द बार बार लिखा है, लावारिस लावारिस लावारिस। जसवंत के दिमाग में जासूसी वाली तरकीब आती है कि लाश को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए होती होगी। लकड़ी खरीदी जाती है, खरीदने की रसीद बनती है। लाशें छिपाई जाती हैं लेकिन रसीदें नहीं छिप सकती। वो लकड़ी की खरीद का हिसाब जोड़ने लगता है, किस महीने कितनी लकड़ी आई, कितनी चिताएं जली, रजिस्टर में कितने नाम दर्ज हैं और कितनी लाशें बिना दर्ज के फूंक दी गई। और बैंक वाले से बेहतर हिसाब किताब किसका, वो तो रोज यही काम करता है। और फिर दिलजीत उस काम में लग जाते हैं। इसी काम में उसे एक ऐसा साथी मिलता है जिसकी उम्मीद उससे भी नहीं होती है। एक पुलिस वाला, सीनियर कांस्टेबल सतनाम सिंह, जो सौरभ सचदेवा ने किरदार निभाया है। वर्दी के भीतर का एक ऐसा आदमी जिसका जमीर पूरी तरह मरा नहीं है। वो अपने आसपास रोज पंजाब के नए लड़कों को मरते हुए देखता है। वो ये सब सहना नहीं चाहता। वो ड्यूटी पर चीखें सुनता है, वो चीखियों से घर तक पीछा करती है। और फिर सतनाम धीरे से जसवंत तक खबरें पहुंचाने लगता है। कौन उठाया गया, कहां रखा गया, किस रात कौन सी जीप निकली। सौरभ सचदेवा किरदार ऐसा है कि आपको उस किरदार के अंत होते होते बुरा लगने लगता है। घर में उसकी बूढ़ी मां है और ये किरदार याद रहता है। इसकी ईमानदारी की कीमत आगे चलकर आपका दिल तोड़ देगी। परत दर परत खुलता आता है। उठाए गए बंदे को किसी अनजान जगह गैर कानूनी तरीके से रखा गया। हफ्तों महीनों परिवार थाने जाता, जवाब मिलता हमने तो पकड़ा नहीं, कागज में वो आदमी कैद नहीं हुआ। फिर मारपीट, मुठभेड़, और फिर किसी सुबह अखबार में 2 लाइन कि फला जगह एनकाउंटर में एक अनजान आतंकवादी ढेर, लाश सीधे शमशान, रजिस्टर में लिखा गया लावारिस। यानी वो लोग जिनके घरों में उस पल भी उनका इंतजार हो रहा था, वो लावारिस बन रहे थे। और यही इस फिल्म की कहानी है। जसवंत 3 शमशान घाटों की जांच करता है 95 में, पंजाब में, पट्टी, दुर्गियाना और तरन तारण। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 3 जगहों पर जो ये जांच करता है उसमें 2000 से अधिक लाशें ऐसी मिलती हैं जिनके आगे लावारिस लिखा गया था। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच होती है और अकेले तरन तारण जिले में ऐसे 2000 से ऊपर अंतिम संस्कार पक्के किए गए। यानी ये कोई सिरफिरे का इल्जाम नहीं थे, ये सरकारी जांच में साबित हुआ सच था। और सबसे बड़ा सबूत कि ज्यादातर लाशें शमशान तक खुद पुलिस लेकर आई थी। अब सवाल कि लावारिस लाशों को पुलिस क्यों लाएगी? यहां तो लाने वाला ही मारने वाला था। अब आप हिसाब लगाकर देख लीजिए कि 3 शमशान में अगर 2000 से अधिक लाशें हैं तो उस दौर में पंजाब में जहां सैकड़ों शमशान है, कितनी लाशें निकली होंगी। जसवंत खालड़ा की जांच और बाद में तमाम रिपोर्ट्स में यह गिनती 25,000 तक लापता लोगों की बताई गई। 25,000, यानी लगभग एक पूरा शहर कागजों से मिटा दिया गया, बिना मुकदमे, बिना सजा सुनाए, बिना आखिरी अरदास के। और इनमें कितनी लाशें ऐसी हैं जो मार के सतलुज में फेंक दी गई, जो बहकर राजस्थान चली गई। लेकिन असली कहानी फिल्म की यहीं से शुरू होती है। 25,000 लोगों को जो सिस्टम निकला, उसके सामने एक आदमी खड़ा होकर कागज लहरा रहा था। और इसके वीडियोस ओरिजिनल भी मौजूद हैं इंटरनेट पर। अगर आप जाएंगे, जसवंत जी के बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको ओरिजिनल मिलेंगे, यानी कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है कि सच बोलने की जरूरत क्या थी। क्योंकि जसवंत साहब ने उस दौर में सबूत इकट्ठा किए थे, रजिस्टर की कॉपियां इकट्ठा की थी, लकड़ी की रसीदों का हिसाब, तारीख, नाम, गवाह सब रखा था। वो काम जो उस दौर में पंजाब में सोचना भी मौत को दावत देना था। और वो ये सब लेकर अदालत जाते हैं।
प्रेस के सामने रखते हैं, पंजाब पुलिस का छिपा हुआ कत्लखाना दुनिया के सामने रखते हैं, तारीख और गिनती समेत। फिर धमाका होता है, क्योंकि इल्जाम नहीं थे, सबूत थे। जुटलाना आसान नहीं था, रजिस्टर सरकारी था, लाशें पुलिस लेकर आई थी। तो अब फिल्म में एक ताना बार बार निकलता है कि ये ह्यूमन राइट वाले विदेशी पैसों पर पलने वाले हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ये डायलॉग आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। वॉर्स को लेकर ह्यूमन राइट्स वालों ने वर्ल्ड ओवर कितना हो हल्ला मचाया होगा। आई मीन थोड़ी सी अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं ये लोग। कई बार सुनने को मिलता है कि विदेशी ताकतें बदनाम कर रही हैं। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी बेचैनी है। 30 साल पुराने ताने आज भी आपको सुनाई पड़ते हैं। और एक्चुअली में ये हुआ था 1995 में पंजाब में जब ये सुनवाई हो रही थी, तब ये डायलॉग आया था, विदेशी ताकतों के हाथों बिके हुए लोग हैं। आज भी सुनते हैं। सिस्टम पहले अनदेखा करता है, फिर 4 दिन शोर होता है, फिर सब भूल जाएंगे, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन शोर थमता है, समझाने का दौर शुरू होता है। एक बड़ा अच्छा सीन है जिसमें तरन तारण के विधायक जी के पास जसवंत साहब जाते हैं और विधायक जी बड़े प्यार से कहते हैं कि भैया हमारे घर की बात दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। घर की बात तो 84 से घर में ही है जनाब, पर अब ये बात और बिगड़ती जा रही है। यानी 84 से हम अपने जख्म तो अंदर दबाए बैठे हैं, अभी भी दबाओ, चुप रहो। जसवंत का जवाब उसके काम में है, वो चुप नहीं होता। तो अब सलाह की जगह उसको डराया जाता है। उसके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, रात भर निगरानी, फोन उठाओ तो सामने से सांसें या धमकियां। उसकी वाइफ डरती रहती है, बच्चे सहम जाते हैं, पड़ोसी रास्ता बदलने लगते हैं, क्योंकि जिस घर पर पुलिस की नजर हो उससे दुआ सलाम में भी खतरा है। और इसी बीच एक सीन आता है जो इस फिल्म में परेशान भी करता है लेकिन खूबसूरत भी है। एक सुबह जब जसवंत को पता चलता है कि पुलिस वाले रात भर उसे घर के बाहर पहरा दे रहे थे, तो आम आदमी आमतौर पर क्या करता? चीखता चिल्लाता, गुस्सा करता। जसवंत घर के अंदर जाता है और चाय लेकर आता है, और पुलिस वाले जो जासूसी कर रहे थे उनको चाय पिलाता है और कहता है कि थक गए होंगे आप लोग, बस कप अंदर रखवा दीजिएगा वरना बीबी नाराज होती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जसवंत साहब जो थे वो पुलिस के खिलाफ नहीं थे, सरकार के खिलाफ नहीं थे। वो उन लोगों को मारने के खिलाफ थे जिन्हें लावारिश बोलकर जला दिया गया। और ये लड़ाई वो घर में भी लड़ रहे थे। एक लड़ाई जिसमें उनकी पत्नी कहती है कि तुम सारी दुनिया के इंसाफ के लड़ रहे हो, हमारा क्या होगा, बच्चों क्या होगा। और इसका उनके पास जवाब नहीं होता, कोई डायलॉग नहीं, भाषण नहीं, सिर्फ चुप्पी है, जो कि नजरें हैं। और उसके बाद के सीन्स में अपने परिवार को बचाने की बेबस कोशिश है। और यही इस फिल्म की ताकत है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के कैरेक्टर को भगवान नहीं बनाया गया है, उसे इंसान रहने दिया गया है। एक इंसान जो डरता है, बटा हुआ है, फिर भी डटा है। खतरा इतना बड़ा है कि जसवंत को सरकारी सुरक्षा देने की बात होती है, वो मना कर देता है। और यहां हीरोगिरी नहीं है, एक डरे हुए आदमी का सीधा हिसाब है कि जिस पुलिस से जानना खतरा है उसी पुलिस की बंदूकधारी को दरवाजे पर खड़ा कर लो। रखवाला भी वही, शिकारी भी वही। हालांकि इसी बीच इस फिल्म में दिखाया गया जो रियलिटी भी थी कि जसवंत की आवाज देश के पार चली गई थी। कनाडा जाता है। असल जिंदगी में खालड़ा ने कनाडा की संसद के सामने ये पूरा मामला रखा था, और वही विदेशी धरती पर जसवंत वो बात कहता है जो इस पूरी कहानी की रूह है। एक पुरानी कहानी कि जब सूरज डूबने लगा तो उसने दुनिया से पूछा कि मेरे बाद रोशनी कौन करेगा। सारी दुनिया चुप रही, बड़े बड़े सिर झुक गए। तब दूर किसी झोपड़ी में एक नन्हा सा दिया बोला, मैं करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा उतना करूंगा। मैं अंधेरे को चुनौती देता हूं, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने आसपास तो अंधेरे को नहीं बैठने दूंगा। अपने चारों ओर मैं रोशनी करूंगा। जसवंत साहब वही दिया थे। दिलजीत दोसांझ सतलुज की बस इतनी सी कहानी है, मैं अंधेरे को रोशनी दूंगा, बस इतनी सी कहानी है। अब सवाल है कि दिलजीत की फिल्म सतलुज में वो कौन से पुलिस वाले थे जिन पर फेक एनकाउंटर करके पंजाब में बच्चों को मारने का आरोप था, लोगों को मारने का आरोप था, जिन पर 25,000 लोगों के कत्ल का आरोप था। तो उन चेहरों से ही मिलवाते हैं। फिल्म में नाम बदले गए हैं लेकिन चेहरे आप पहचान जाएंगे।
इनमें से एक चेहरा तो ऐसा है जिसका अंजाम सुनकर आप नफरत और तरस के बीच फंस जाएंगे। जसवंत के हर रजिस्टर, हर रसीद पर जो पहला चेहरा आता है वो है एसएसपी सुरजीत सिंह सुग्गा, तरन तारण का पुलिस कप्तान, जिसे सुविंदर विक्की साहब ने निभाया। विक्की साहब वैसे भी कमाल के एक्टर हैं और बहुत अच्छे सिख रोल करते हैं। धुरंधर में भी ये थे, कोहरा में बहुत जबरदस्त एक्टिंग की इन्होंने। ठंडी आंखें, धीमी ठहरी हुई आवाज, ना चीखते हैं ना गरजते हैं, बस जो करते हैं वो डरावना है। और इस फिल्म में कईयों घर के चिराग को बुझाते रहते हैं। अब सुग्गा का किरदार ऐसा है जिससे आपको नफरत होती है इस फिल्म को देखकर। सुग्गा को लेकर बहुत सारे पंजाबी लोगों ने सोशल मीडिया पर ही पोस्ट किया कि एक दौर था जब माएं अपने जवान बच्चों को दिन में निकलने देती नहीं थी, क्योंकि डर था सुग्गा आएगा, उठा ले जाएगा, एनकाउंटर कर देगा। सुग्गा की इस फिल्म में अपनी एक सोच दिखाई गई है। उसे टेररिज्म खत्म करना था, इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है। तो सूबे को साफ करना था, तो बीच में कुछ बेगुनाह भी निपट जाएं तो उसे वो जंग की कीमत मान रहा था। अब असल में ये सुग्गा का जो किरदार है ये पंजाब में तरन तारण में उस दौर में जो असली एसएसपी थे अजीत सिंह संधू, उनसे मिलता जुलता है। ये वो अफसर हैं जिन पर खालड़ा को उठवाने की साजिश के इल्जाम लगे और बाद में 1997 में इन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पूरी फिल्म में आप इस आदमी से नफरत करते हैं, लेकिन जब आखिरी में वो सीन आता है जहां पर ये मर जाते हैं, वहां पर आपको इनके लिए तरस भी आता है, क्योंकि तब आपको समझ में आता है कि ये भी उसी चक्की का पार्ट थे जिसे खुद चला रहे थे, और चक्की किसी को नहीं बख्शती, पीसने वालों को भी नहीं। इस फिल्म में एक डायलॉग भी है कि वो जो कटर से सुपारी काटते हैं तो अर्जुन रामपाल कहता है कि तुम वही सुपारी हो, तुम तो कटोगे। पर सुग्गा जैसे अफसर इस पेड़ की टहनियां है, इसकी जड़ की तरफ चलिए। ये छूट की बेखौफी सुग्गा के पास आई कहां से थी, और उसका जवाब था डीजीपी इंदरपाल सिंह बिट्टा, पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा अफसर, जिसे कंवलजीत सिंह ने निभाया। अब दिलजीत दोसांझ की सतलुज पिक्चर में जिस कैरेक्टर को लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है वो कैरेक्टर है डीजीपी इंदरपाल सिंह बिट्टा। जो असली कैरेक्टर है वो है डीजीपी केपीएस गिल। केपीएस गिल, अगर आप पंजाब की पॉलिटिक्स को जानते हैं या पंजाब को जानते हैं तो आप केपीएस गिल को जानते होंगे। केपीएस गिल पंजाब के डीजीपी थे, एक ऐसे अफसर जिन्हें पंजाब नहीं भूल सकता, जिनकी दो छवि है। एक छवि कि इस ऑफिसर ने पंजाब से आतंकवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया, और एक छवि जो इस फिल्म में दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया कि केपीएस गिल ने आतंकवाद की सफाई के नाम पर कई सारे बेगुनाहों को भी मार दिया। केपीएस गिल के बारे में थोड़ी हम आपको और जानकारी देते हैं, क्योंकि अगर आप केपीएस गिल को नहीं जानेंगे तो फिर आप इस कहानी को समझ नहीं पाएंगे। केपीएस गिल साहब वो अफसर थे जिनकी अगुवाई में 1993 आते आते पंजाब से आतंकवाद लगभग खत्म हो गया था। कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि फौज जो काम नहीं कर पाई थी वो पंजाब पुलिस ने किया था। साल 1988 में उन्हीं की कमान में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने का ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू हुआ था, जो बिना मंदिर को नुकसान पहुंचाए पूरा हुआ और जिसकी दुनिया भर में तारीफ भी हुई, क्योंकि उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार में फौज अंदर गई थी उसी स्वर्ण मंदिर में। तो केपीएस गिल ने इज्जत कमाई थी। ये जीत मुफ्त में भी नहीं मिली। बताया जाता है कि जो ये ऑपरेशन था थंडर, ब्लैक थंडर, उस लड़ाई में पंजाब पुलिस के करीब 1700 जवान शहीद हुए और पुलिस वालों के परिवार तक आतंकवादियों के निशाने पर थे। लेकिन 1993 के बाद पंजाब में एक वर्ग मानने लगा था कि पंजाब अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। स्कूल खुल रहे हैं, बाजार गुलजार हो रहे हैं, लोग घर से निकल रहे हैं, और इसी वजह से उस दौर में केपीएस गिल को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, डीजीपी को। जानने वाले कहते हैं कि केपीएस गिल की ताकत इतनी थी, कोई मंत्री, कोई नेता उनके आगे कुछ नहीं था।
ना खाता ना बही, जो केपीएस गिल को लगता था वही सही पंजाब में उस दौर में। गुमशुदगियों के मामले में केपीएस गिल पर कभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, यह भी सच बात है। लेकिन इन्हीं गिल साहब को, जिन्हें आतंकवाद हटाने का पूरा क्रेडिट पंजाब में दिया जाता है, उन्हें कई सैकड़ों हजारों परिवार अपने घर उजड़ने का जिम्मेदार मानते हैं। मानवाधिकार संगठनों ने उनके दौर में कई एनकाउंटर्स को नकली बताया है। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जो इनको सुपर कॉप मानता है, हीरो मानता है, इनकी बहुत इज्जत करता है और वो ये मानता है कि अगर आज पंजाब भारत से अलग नहीं हुआ, भारत विरोधी आंदोलन कमजोर हुए, खालिस्तानी लोग देश छोड़कर भाग गए, तो उसके पीछे केपीएस गिल है। एक आदमी दो तस्वीर, आधे देश के लिए हीरो, आधे के लिए विलन। और इस बहस को इतना मुश्किल यही कहानी बनाती क्योंकि दोनों तरफ सच है। अफसोस यह कि दोनों तरफ लाशें भी हैं। फिल्म इनमें से एक के दर्द को दिखाती है, दर्द जहां पर केपीएस गिल पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लग रहे हैं, पर वो दूसरा वाला दर्द भी सच है। इस दर्द की तरह जैसे ये दर्द सच है, ऐसे एक दर्द और भी है। फिल्म में बिट्टा वो आदमी है जो अफसरों को खुली छूट देता है, नतीजे मांगता है, तरीके नहीं पूछता। और जसवंत जैसे लोग जब मानवाधिकार की बात करते हैं तो बिट्टा उसे नौटंकी या फिर विदेशी साजिश कहकर ठुकरा देता है। विरोधियों का सबसे बड़ा गुस्सा इसी किरदार पर है। वो कहते हैं कि जिस आदमी के दौर में पंजाब में अमन लौटा, उसे सिर्फ खलनायक दिखाना, उसकी उस दौर की देश सेवा को बदनाम करना था। लेकिन जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि फिल्म ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, फिर भी बुरा लगा तो क्यों बुरा लगा? यह सोचने वाली बात है। यानी दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, सही गलत अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से दोनों ने ले लिया है। लेकिन एक सच ये भी है कि दोनों सच है। इसी में एक और किरदार है जो केपीएस गिल को ताकत दे रहा था, जड़ में पानी। यहां नाम आता है मुख्यमंत्री का किरदार, साफ तौर पर उस दौर के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह से मिलता जुलता। अब बेअंत सिंह साहब वो हैं जिनकी कहानी अपने आप में दिलचस्प कहानी है। कांग्रेस के सीएम जिनके राज में जुल्म का यह खेल सबसे तेज चला। फिल्म में एक सीन है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है और पत्रकार डीजीपी से गुमशुदगियों पर सवाल पूछता है और जवाब आए उससे पहले मुख्यमंत्री बीच में बोलकर बात संभालते हैं। वो सीन बड़ा इंपैक्टफुल है क्योंकि पुलिस और नेता दोनों एक साथ काम कर रहे थे, ये इसमें दिखता है। और फिर फिल्म की वो कहानी जो हिस्ट्री में दर्ज है। 31 अगस्त साल 1995 चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर एक धमाका होता है और मुख्यमंत्री गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। असल इतिहास में धमाका पंजाब पुलिस के एक जवान दिलावर सिंह ने खुद को इंसानी बम बनाकर किया था। यही वो हिस्सा है जिस पर विरोधी सबसे ज्यादा भड़के हैं। इल्जाम यह है कि फिल्म इस हत्या को जुल्म के जवाब की तरह पेश करती है और हत्यारों के खालिस्तान कनेक्शन को गोल कर जाती है। फिल्म का बचाव यह है कि वो सिर्फ वो माहौल दिखा रहे हैं जिसमें एक वर्दी वाला सिपाही खुद बम बन जाने तक पहुंच गया और किसी घटना को दिखाना उसे सही ठहराना नहीं होता है। पर सच कहें तो बहस यहां खत्म नहीं होती है। जिस आदमी की हत्या हुई वो एक चुनी हुई सरकार का मुखिया था। उस साजिश के दोषी अदालत में सजा पा चुके हैं। ये बात फिल्म में नहीं है और जो लोग इसे जानते हैं उन्हें यह कमी खलती है। और यह कोई सियासी चाल नहीं, जायज सवाल है कि दोनों बातें साथ साथ सच हो सकती हैं। फिल्म का इरादा माहौल दिखाना हो और असर एक तरफा पड़ रहा हो। अब यह तो हुई ऊपर की मंजिलें, मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसएसपी। अब इस इमारत की सबसे निचली सीढ़ी पर आते हैं क्योंकि इस कहानी का सबसे छोटा आदमी ही आगे चलकर इसका सबसे बड़ा आदमी बनता है। वो है एसपीओ कुलजीत सिंह यानी जगजीत सिंधु। स्पेशल पुलिस ऑफिसर सिस्टम का निचला पुर्जा, न रैंक, न ताकत, न पक्की नौकरी। वो पुर्जा जो सवाल नहीं करता, सिर्फ हुक्म जाता है। गड्ढा खोदने कहा जाए तो गड्ढा खोदता है, ये नहीं पूछता गड्ढे में क्या दफन होगा। फिल्म का पूरा आखिरी हिस्सा इसी आंखों से दर्शाया गया है और क्यों, ये आपको समझ में थोड़ी देर में आ जाएगा। इतना जान लीजिए कि किरदार असली केस के उस चश्मदीद गवाह जैसा है जिसकी गवाही ने आगे चलकर कातिलों को सजा दिलाई। और इन्हीं मंजिल के बीच वो आदमी फंसा है जिससे आप पहले मिल चुके हैं, जिसका नाम सतनाम सिंह है। सौरभ सचदेवा वाला किरदार, ईमानदार पुलिस वाला।
सुग्गा और सतनाम के बीच सतनाम के घर पर एक बड़ा दिल दहलाने वाला सीन है। पूरी फिल्म में बस एक ही बार ये दोनों इस जगह आमने सामने होते हैं और बड़ा नॉर्मल सीन दिखाया गया शुरू में, जैसे कोई सीनियर अफसर किसी जूनियर के घर चाय पीने आओ, दुआ सलाम करे, हाल चाल ले, फिर धीरे धीरे कमरा बदल जाए और फिर आपको समझ में आता है कि ये मुलाकात नहीं कुछ और है। घर में सतनाम की बूढ़ी माँ है और जब ये सीन खत्म होता है तो आपको समझ में आता है कि ईमानदारी की कीमत क्या होती है। अगर ये फिल्म रिलीज होती इंटरनेट पर तो ये सीन मैं आपको बताता नहीं, क्योंकि ये सीन आपसे छीनने का मुझे हक नहीं था, लेकिन अब क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हुई है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। सौरभ सचदेवा किरदार जो दिलजीत किरदार की हेल्प कर रहा था जानकारी लेने में लावारिस लाशों को लेकर, उसके घर पर एसएसपी आते हैं तरन तारन के, 2 आतंकवादी लेकर आते हैं, नॉर्मल लोग जिन्हें आतंकवादी कहा गया था, रख देते हैं, खाना खाने कहते हैं, वो खाता नहीं है, फिर गोली मार देते हैं और फिर इस किरदार से पूछते हैं कि तूने मदद की थी उसकी, और वो चुप रहता है, देखता रहता है, कोई रिएक्शन नहीं है। बहुत खतरनाक सीन है। सौरभ सचदेवा उनकी मां और एसएसपी का सीन आपको डराता है और फिर सुबह होती है, बताया जाता है कि वो जो पुलिस वाला था वो खालिस्तानी था, उसे घर में हथियार छिपे थे और वो पंजाब को दहलाने की साजिश रच रहा था। यानी उसे इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने अपने जमीर को जिंदा रखा था और मरने के बाद उसे आतंकवादी बना दिया था। उसके साथ 2 और लोगों को मारा था और साथ में उसकी बूढ़ी मां को भी मार दिया था है और ये बहुत डरावना है। हालांकि ये सीन ये भी बताता है कि हर वर्दी वाला शैतान नहीं होता। ये फिल्म में वो सीन है जो दिखाता है कि उस वक्त भी कई ईमानदार लोग थे जो जमीर जिंदा रखकर बचना चाह रहे थे। हुक्म ऊपर से आ रहा था, 2 रास्ते थे, हुक्म बजाओ या लावारिस लाश बन जाओ, कोई क्या ही बचता। और यही हुआ जसवंत के साथ भी। 6 दिसंबर 1995 को जब जसवंत को उठाकर गायब कर दिया गया, उन 25,000 लोगों की तरह जो कभी नहीं मिले। जसवंत की तो लाश भी नहीं मिली, बाकियों की तो लाश मिल गई थी। हाँ, जसवंत जो शमशान के रजिस्टर में लावारिस लाशों को खोज खोज कर सरकार से इंसाफ मांग रहा था, ये कहते हुए कि किसी के घर में सुहागन है जो ना विधवा कहला सकती ना सुहागन, किसी के पति की मौत का कोई हिसाब नहीं, किसी के घर में बच्चे हैं जो बाप की शक्ल भूल गए, हर दरवाजे पर टूटती उम्मीद और उम्मीद का टूटना मौत से ज्यादा दर्दनाक होता है। और पूरी फिल्म में इस दर्द पर कोई मरहम नहीं लगता। जसवंत सबको सच बता रहा था, बस जसवंत को एक सच नहीं पता था, वो सच जो इसी तारीख को आया कि इस लिस्ट में अगला नाम उसका है। 6 सितंबर 1995, वही सुबह जहां से हमने कहानी की शुरुआत की थी, अमृतसर का कबीर पार्क। जसवंत घर के बाहर गाड़ी धो रहा था। जो आदमी हजारों गुमशुदा लोगों का हिसाब मांग रहा था वो गुमशुदा हो जाता है दिन दहाड़े अपने घर के सामने से, उसी तरीके से जो तरीका उसने दुनिया को समझाया था। परिवार थाने दौड़ता है। जानते हैं कौन सा थाने जिसके खिलाफ जसवंत लड़ रहा था? और वही रटा रटा जवाब, हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं उठाया। शिकारी को लगा काम तमाम, पर वो हिसाब लगाना भूल गया कि सोच नहीं मार सकते, क्योंकि तब तक जसवंत साहब अकेले नहीं थे। उनकी आवाज हजारों घरों में पहुंच गई थी, अदालतों की फाइलों में, 7 समंदर पार की संसद तक। उनके गायब होने पर पंजाब से लेकर कनाडा तक शोर मचा और एक किसी अनजान गांव वाले की नहीं, उस आदमी की गुमशुदगी थी जिसको दुनिया जानती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, अदालत जांच सौंपती है सीबीआई को, और सीबीआई की जांच से पहले जसवंत जब आखिरी बार मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं गायब होता हूं, मैं मर जाता हूं, लाश कहीं मिलती है, तो एसएसपी जो है वो जिम्मेदार होगा। और यहीं से इस फिल्म में एंट्री होती है अर्जुन रामपाल की, सीबीआई अफसर समुद्रा के रोल में।
दिल्ली से आया एक बाहरी आदमी जिसे पंजाब के इस दलदल में उतरकर एक गुमशुदा आदमी को ढूंढना था या उसके सच को ढूंढना था। एक दिलचस्प बात इस फिल्म में जानते क्या है? पूरी फिल्म में दिलजीत और अर्जुन रामपाल का एक भी सीन साथ नहीं है, एक भी फ्रेम नहीं। क्योंकि दिलजीत की कहानी जहां खत्म होती है वहीं से अर्जुन रामपाल की कहानी शुरू होती है, लेकिन फिर भी दोनों एक धागे से बंधे हैं। वो धागा है सच का। ये सीबीआई अफसर जो समुद्रा साहब थे, उनकी जांच शुरू होती है और जान जाते हैं कि एक किले को तोड़ना उन्हें। हर सबूत पर आतंकवाद के सफाए का पर्दा है, हर फाइल अधूरी है, हर जुबान पर ताला है। जो गवाह हिम्मत करके मुंह खोलने को तैयार होता है वो सुनवाई से पहले हट जाता है या किसी हादसे में मारा जाता है, और जो अदालत पहुंचता है वो बयान से पलट जाता है, क्योंकि पिछली रात उसके घर कोई मिलने आया था, उसके बीवी बच्चों का हालचाल जानने। एक सीन में तो सीबीआई अफसर खुद कोर्ट में फट जाता है। वो कहता है कि सच सबको पता है, लेकिन सिस्टम चुप है। और सीबीआई अफसर के तौर पर अर्जुन रामपाल जो समुद्रा साहब बने हैं, वो उनका गुस्सा आप महसूस करते हैं। आपको लगता है क्या रे, हाँ गलत तो हो रहा है, और आपको यह लगता है कि क्या इंसाफ मिलेगा। फिर मिलता है एक आदमी जो उस रात को उस जगह मौजूद था, इस सिस्टम के अंदर का सबसे छोटा पुर्जा, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। आपको हमने किरदार बताया शुरू में, एसपीओ कुलजीत सिंह। समुद्रा उस तक पहुंचता है और अब फिल्म का सबसे बड़ा झटका पूरी तरह कुलजीत की आंखों से चलता है। इस आदमी ने सब कुछ देखा था। गैर कानूनी कैद की वो कालकोठरी, हफ्तों चली वो पूछताछ, जो पूछताछ नहीं थी बदला थी। सामने बैठे वो अफसर जिन्हीं करतूतों की फाइलें जिस्मन ने दुनिया को दिखाई थी, और बीच में वो आदमी जिसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, जो निगरानी करने वालों को पानी पिला रहा था। फिल्म का ये हिस्सा दिखाती है कच्चा, बेरहम और बिना किसी फिल्मी छूट के। और जब ये सीन आता आप मुट्ठियां भीजने लगते हैं, आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते, क्योंकि आप ये महसूस करते हैं कि सीन किसी लेखक की कल्पना नहीं है। अक्टूबर 1995 की किसी रात एक आवाज को हमेशा के लिए खामोश किया जाता है, और कुलजीत वो सबसे छोटा पुर्जा ये देखता है। उसके सामने दो रास्ते, चुप रहो, जीते रहो, बोलो, मर जाओ, गायब हो जाओगे। फिल्म दिखाती है कि जब सिस्टम का सबसे मामूली आदमी सच बोलने की ठान लेता है तो सिस्टम की सबसे बड़ी इमारत भेल जाती है। और इस काले सफर के बीच फिल्म एक अजीब सी मुस्कान वाला पल रखती है। सीबीआई का आरोपी पुलिस वाले को पकड़ने पहुंचती है। वो मिलता है अपनी शादी के मंडप में, दूल्हा बना हुआ। जानते कौन है ये वही जिसके बारे में शुरू में हमने बताया था कि सर बीवी ने कहा है कि जब तक इंस्पेक्टर नहीं बनोगे शादी नहीं होगी। दूसरा पुलिस वाला दो आदमी को मार देता, ठाए ठाए, अब कर लो शादी। वो अपनी शादी में होता है जब सीबीआई वाले उसे लेने आते हैं। आपको समझ नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें। फिर अदालत का वो आखिरी सीन, परमजीत कौर बैठी होती है, बरसों की लड़ाई, बरसों का इंतजार, बरसों का सब। दिल टूट जाता आपका। एक औरत जिसका पति सच बोलने की कीमत में छीन लिया गया, और इंसाफ उसी सिस्टम से मांग रही है जिसने उसका पति छीना। खैर आखिरी में सच आता है उस छोटे से किरदार की तरफ से, और बहुत बड़ा सच होता है। और उस सच की वजह से पंजाब पुलिस के 6 पुलिस वालों को खालड़ा को उठाने और मारने के जुर्म में उम्र कैद की सजा होती है, और यह सजा हाईकोर्ट में भी कायम रही। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात जानते हैं क्या है? केवल 6 पुलिस वालों को, और वो भी 6 जूनियर पुलिस वालों को। अब वो बड़ा सवाल जो आज सोशल मीडिया पूछ रही है कि सतलुज फिल्म में या पंजाब 95 में, उस दौर में जिस जांच में 25,000 गुमशुदगियों की बात की गई थी, क्या उसमें सजा सिर्फ 6 सिपाहियों को, और क्या 6 आदमी हजारों गायब कर सकते हैं? हुक्म देने वाले हाथ कहां गए? ऊपर की कुर्सियों तक इंसाफ की सीढ़ी क्यों नहीं पहुंची? 31 सालों बाद आज भी
परमजीत कौर खालड़ा इंसाफ की राह देख रही है, क्योंकि उन्हें पति की लाश तक नहीं दी गई। कब्र, समाधि, कुछ नहीं। हालांकि लाश नहीं मिली अधूरा सच है। सीबीआई की फाइलों में एक और पन्ना है, और वो पन्ना इस फिल्म के नाम को खोलता है, सतलुज। आपके मन में सवाल आया होगा ना, फिल्म का नाम सतलुज क्यों रखा गया? दिलजीत दोसांझ की फिल्म जिसके 3 बार नाम बदले गए, वो पंजाब 95 से सतलुज क्यों बनी? दरअसल सीबीआई की जांच और अदालतों में हुई गवाहियों के मुताबिक कैद में हत्या के बाद जसवंत सिंह खालड़ा की लाश को हरके इलाके की नहर में फेंका गया था। वो जगह जहां सतलुज और ब्यास नदियां आपस में मिलती हैं। आप समझ रहे हैं? जिस दरिया ने पंजाब की धरती सींची, जिस दरिया के दम पर पंज आब यानी 5 पानियों की यह धरती बसी, उसी दरिया के बहने में पंजाब के एक बहादुर बेटे को हमेशा के लिए गुम कर दिया गया। और सिर्फ उसे नहीं, न जाने कितने उस दौर में बेनाम, लावारिस उन पानी के हवाले कर दिए गए। इसलिए आज सतलुज सिर्फ एक नदी नहीं है, सतलुज उन हजारों की आखिरी गवाह है जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनके नाम में कोई अरदास नहीं हुई। तो जब सेंसर ने फिल्म से पंजाब 95 का नाम छीना, तो फिल्म वालों ने वो नाम चुना जो खुद पूरी कहानी कह देता है। सेंसर ने सोचा होगा कि नाम बदलवा दिया, धार खत्म कर दी, लेकिन फिल्म वालों ने तो नाम में ही पूरी कहानी की रूह भर दी। ये भी एक सच है। खैर, ईमानदारी की बात यह है कि फिल्म की कमियां ही बता दी जाएं, क्योंकि फिल्म कोई परफेक्ट नहीं होती। 2.25 घंटे की फिल्म है सतलुज, कुछ जगह लंबी है, शुरुआती हिस्सा थोड़ा धीमा है। सीबीआई वाले हिस्से में कुछ जरूरत से ज्यादा मोड़ आसान लगते हैं। कुछ क्रिटिक्स ने गहरी बात भी उठाई कि असली जसवंत सिंह खालड़ा एक राजनीतिक सोच वाले परिवार से आते थे, उनके पीछे लोगों का पूरा आंदोलन खड़ा था, जबकि फिल्म में उन्हें पॉलिटिक्स से अनजान, आस्था के सहारे खड़ा एक नॉर्मल आम इंसान दिखाया गया। इससे उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू छूट गया। सबसे बड़ी कमी वही है जो विरोधी कहते हैं। उस दौर में आतंकवाद ने हजारों बेगुनाहों की जान ली। फिल्म उस कहर को लगभग किनारे कर देती है। इस वजह से उस दौर की पूरी तस्वीर नहीं आती। इसे मानने में कोई हर्ज नहीं है। इन कमियों को लेकर दो राय है। एक पक्ष कहता है आधी कहानी दिखाना अपने आप में झूठा प्रचार है, दूसरा कहता है अधूरा सच कहना, झूठ गढ़ना दो अलग चीजें होती है। ये फिल्म जो भी कहती है अदालती रिकॉर्ड के सहारे कहती है। कौन सही कौन गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। पर एक बात जो दोनों पक्ष मानेंगे, कमजोर या अधूरी फिल्मों को रोज रिलीज होते देखा है, 2 दिन में हटते नहीं देखा है। तो ये फिल्म किस वजह से हटी, ये जवाब ना सरकार ने दिया है ना ZEE5 ने। और जब तक जवाब नहीं आता, हर किसी का अपना अपना मतलब निकलता रहेगा। दिलजीत दोसांझ ने इस किरदार में खुद को पूरी तरह झोंक दिया कि फिल्म पूरी करने के बाद उन्हें हफ्ते भर की छुट्टी लेनी पड़ी। इस तरह से किरदार निभाया। किरदार से बाहर आने के लिए, बिना चीखे, बिना भाषणबाजी के लिए, सिर्फ आंखों से कई जगह वो कहा है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। अधिकतर क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 5 में से 4+ स्टार दिए और इसे इस साल की हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना है। दिलजीत के काम को एक सुर में उनके करियर का सबसे अच्छा रोल कहा गया है। और सबसे बड़ी गवाही तो खुद खालड़ा परिवार ने दी है। कहा कि यही सच है, यही वर्जन है, और इस फिल्म को 2 दिन में हटा दिया गया। अब याद कीजिए वो कहानी, डूबते सूरज का सवाल, झोपड़ी के दिए का जवाब। मैंने कहा था ये कहानी लौटेगी और इसका मतलब बदल चुका होगा। दिलजीत दोसांझ की फिल्म पंजाब 95, जिसे सतलुज के नाम से रिलीज किया गया, जब वो फिल्म पर बैन लगा तो सोशल मीडिया पर सिर्फ एक लाइन आ रही थी, मैं अंधेरे को चुनौती देता हूं। वो लाइन जो साल 1995 में एक अकेले आदमी की थी, आज 2026 में लाखों करोड़ों लोग वो लाइन अपनी बनाकर कह रहे हैं। साल 1995 में एक दिए को बुझाया गया था, साल 2026 में लाखों दिए जल गए हैं। दिया बुझाने वाले बस एक बात नहीं समझे कि दिए से दिया जलाया जा सकता है। यही सच है।
Z5 ने भी कहा है कि सतलुज ठहर गई है, पर जो बातचीत इसने शुरू की है वो नहीं ठहरेगी और ये बातचीत आगे बढ़ रही है। हम भी इस फिल्म के साथ खड़े हैं, इसे जल्द वापस लाने की उम्मीद रखते हैं। बाकी वो सवाल जो शुरू में हमने शुरू किया था कि वाई बैन सतलुज, आखिर दिलजीत दोसांझ की सतलुज को बैन क्यों किया गया? जिस मुल्क में इंसाफ मांगने वाला आदमी गायब कर दिया गया, वो आदमी जो 25,000 गायब हुए आदमियों की कहानी को इंसाफ दिलाना चाह रहा था, उस मुल्क में उस आदमी की कहानी को भी गायब कर दिया गया। 25,000 लोगों को लावारिस कहकर मार दिया गया, जला दिया गया, गुमनाम कर दिया गया, दरिया में फेंक दिया गया। जिस आदमी ने इनके हक की आवाज उठाई उसे भी दरिया में फेंक दिया गया। और जब इस आदमी की कहानी आई तो उसे ऐप से मिटा दिया गया। लेकिन दरिया वालों से पूछ लीजिए, पानी में फेंकी कई चीज डूबती नहीं है, वो बहती है और बहते बहते किनारों तक पहुंच जाती है। आज दिया आपके हाथ में है, वो दिया जो 1995 में एक आदमी ने जलाया था, ये कहते हुए कि मैं अंधेरे को चुनौती देता हूं। अब अगर आपको लगता है कि यह कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए तो आपकी जिम्मेदारी है इसे आगे बढ़ाइए। हमने अपना काम किया, दिलजीत ने अपना काम किया, अब जिम्मेदारी आपकी। आप इस अंधेरे में रहना पसंद करते हैं या आप अंधेरे को चुनौती देते हैं? फिलहाल इस कहानी में इतना ही।